नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी विद प्रेरणा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम बाल विकास की अवस्थाएं डिस्कस कर रहे थे और इसमें से शेषावस्था जो कि 0 से 6 साल के बच्चों की है, उसको हम डिस्कस कर चुके थे। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगली अवस्था की, जो है हमारी बाल्यावस्था। बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। 6 से 12 इसमें एज ग्रुप रखा गया है। और बात करें, पहले इस कुछ डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जीवन का अनोखा काल इसे कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? जीवन का अनोखा काल। बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आदर्श काल किसे कहा गया है और अनोखा काल किसे कहा गया है। जैसे हमने वैलेंटीन की कोटेशन पढ़ी थी, आदर्श काल इन्फेंसी को, शेष अवस्था को कहा गया था। यहाँ पर जीवन का अनोखा काल कहा गया है, कॉल ब्रुश ने से कहा है, कॉल और ब्रुश ने। अब बच्चों, एक मन में एक आपके ये आ रहा होगा कि भाई आदर्श काल उसको कहा, वो तो आपको समझ में आया कि भाई उसको आदर्श काल क्यों कहा है, लेकिन इसे अनोखा काल क्यों कहा है? तो इसके पीछे भी रीज़न है। अब रीज़न क्या है? देखिए, अब तक जो था, जो 0 से 6 एज ग्रुप के बच्चे थे, वो अब तक 4 दीवारी के अंदर कैद थे। ठीक है, मैंने बताया था सेल्फ की फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो रही थी। मम्मी पापा और जो घर में 4 लोग हैं, तो वो 4 लोग ही उनकी दुनिया थी। बाहर के लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे ये बच्चे घर से बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जिसे आप कई बार आपने देखा होगा, आप किसी नई जगह पर जाते हैं। ठीक है, लाइक आप लोग किसी नए कंट्री में फर्स्ट टाइम यूरोप घूमने गए। यूरोप ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, या कोई नई प्लेस इंडिया में ही ले लो। एग्जाम्पल यूरोप का ले रही हूँ मैं। आप यूरोप घूमने गए। ठीक है, अब वहाँ जब आप गए तो आपको वहाँ हर चीज़ नई दिखी, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग, हमारा इंडिया का कल्चर अलग, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, सारी चीज़ें अलग वहाँ मिली आपको। तो आपको क्या लगा? बहुत नई नई चीज़ें लगी। ठीक है, अनोखी अनोखी चीज़ें लगी। तो ऐसा ही सेम इन बच्चों के साथ होता है। ये फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रहे होते हैं, हर चीज़ें उनको बड़ी अजीब सी, यूनिक सी लगती है। बहुत खुश होते हैं सब चीज़ों को देख कर। ये इसीलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। और किसने कहा है? कॉल और ब्रुश ने कहा है। नेक्स्ट कोटेशन हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो कोटेशन है वो काल और रोज की कोटेशन है। काल और ब्रुश की हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो रोज कहता है कि ये जो स्टेज है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। अब मिथ्या परिपक्वता का काल का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? मिथ्या परिपक्वता मतलब फॉल्स मेच्योरिटी। मीन्स ये मेच्योर होते नहीं हैं, पर इनकी बातें जो होती हैं वो मेच्योरिटी वाली होती हैं। ठीक है, वो दादी अम्मा दादी बाबा वाली, जिससे बड़े लोग बातें करते हैं, उस तरह की बातें ये लोग करना शुरू कर देते हैं। और मेच्योरिटी होती नहीं है इनके अंदर, बट दिखाते इतना है कितने मेच्योर हम लोग हैं। तो इसीलिए मिथ्या परिपक्वता का काल इसे कहा गया है। दूसरा जो कोटेशन हम पढ़ेंगे वो है आपके स्ट्रेंग का। बच्चों, इसका नाम कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग भी मिलता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ें हैं, स्ट्रेंग कह दो या स्ट्रॉन्ग कह दो। तो स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन है कि शायद ही कोई खेल होगा जो 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। और बिल्कुल सही है, इस एज के बच्चे हर उस गेम को खेलते हैं जो उनकी निगाह में होता है, या जो कभी हमने भी खेले होंगे। हम पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हमने खेले होंगे, हम बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बच्चे जो हैं हर तरह का गेम खेल चुके होते हैं, स्ट्रेंग ने कहा है। क्योंकि 12 साल के बाद में जब ये किशोर अवस्था में आ जाते हैं, तब इनको गेम्स के लिए टाइम ही नहीं होता है, तब इनका बिल्कुल ही लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका होता है। तो एक ये एज होती है जो बच्चे खेल रहे होते हैं। इस एज को इसीलिए खिलौनों की आयु भी कहा है, आगे आएगा। नेक्स्ट जो कोटेशन है फ्रॉयड का। फ्रॉयड कहता है कि ये जो स्टेज है ये निर्माणकारी काल है। मीन्स इस एज में बच्चे की कार्यकाल कहा है। निर्माणकारी काल इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा गेम्स बहुत खेलता है, और अगर हम इन गेम का यूज़ करते हुए बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, मीन्स प्ले वे मेथड को अगर यूज़ किया जाए, तो बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। ठीक है, तो निर्माणकारी काल इसे कहा गया है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने बताया आपको खिलौनों की आयु इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बताया कि बच्चे खेलने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें उत्सुक रहते हैं। समलिंगिक समूह की भावना पाई जाती है। बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं, समलिंगी समूह की भावना, समूह की आयु, पीयर ग्रुप की भावना, ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, समूह की आयु किसे कहा जाता है। एज ऑफ गैंग भी बोला जाता है इसे, एज ऑफ पीयर ग्रुप भी कहा जाता है।
पीयर ग्रुप वही समलिंगी समूह की भावना में सेम ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करेंगी और जो लड़के हैं बॉयज़ बॉयज़ के साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके गेम्स की चॉइस जो होती है वो एक होती है। लड़कियां वही गेम्स खेलेंगी जो गर्ल्स वाले गेम्स होते हैं, घर घर खेलना और अपने टी पॉट और वो सभी चीज़ों को इकट्ठा करना। बॉयज़ हमेशा तोड़ा फोड़ी वाले या फुटबॉल और जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनके साथ खेलना कंफर्टेबल फील करते हैं, बॉयज़ बॉयज़ के साथ में और गर्ल्स गर्ल्स के साथ में। ठीक है, तो इसीलिए इसे समलिंगी समूह की आयु भी कहा गया है। पीयर ग्रुप भी वही सेम चीज़ आ गया। दूसरा मूर्त चिंतन का विकास होता है इस एज में। अब चूँकि बच्चा बाहर निकला है, स्कूल जाना शुरू किया है, तो वही मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, हर चीज़ को कॉन्क्रीट में लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है मूर्त चिंतन का। यहाँ जितना कंक्रीट आप बच्चे को दोगे, फ्यूचर में इसके वो सारा कंक्रीट काम आएगा। ठीक है, कंक्रीट से पत्थर ईंट मत समझ लेना, कंक्रीट का मतलब मूर्त रूप की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आपने लास्ट शेषावस्था में पढ़ा था, वहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। लेकिन ये जो बाल्यावस्था है बच्चों, इस बाल्यावस्था में ये शारीरिक और मानसिक विकास जो है स्थिर आ जाता है, रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है अपनी एक स्पीड को कम कर देता है, ग्रोथ भी थोड़ा सा कम स्पीड से होने लगती है। ठीक है, तो स्थिरता होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है झूठ बोलना और चोरी आदि की शुरुआत कर देते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, झूठ बोलना कॉमन सी बात है, इस एज के बच्चे बोलते हैं। अब दूसरी चीज़, संवेगों पर नियंत्रण होता है। देखो बच्चों, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें बहुत फोकस कर रही हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता किस एज में पाई जाती है, झूठ बोलना बच्चा किस अवस्था में स्टार्ट कर देता है, या किस अवस्था में बच्चा संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस एज में नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जैसे शेष अवस्था में पढ़ा था हमने, बच्चों को अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, भूख लगती है तो ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, उसे मतलब नहीं होता कि कब कहाँ और कैसे माहौल में मैं बैठा हुआ हूँ, बट यहाँ पर बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। बिल्कुल इस एज में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास हो रहा होता है। जैसे शेष अवस्था की बात हमने की थी, शेष अवस्था में सामाजिकता और नैतिकता जो थी उनका अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्यों अभाव पाया जाता है? क्योंकि हम सिखा रहे होते हैं, वो तो सीखने का आदर्श काल है, बच्चा सीख रहा होता है, लेकिन इस एज में आने के बाद में बच्चे में ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब वो सामाजिक चीज़ों को सीखना सीख चुका होता है काफ़ी कुछ। हड्डियों की संख्या बात करें तो हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। समायोजन इनमें पाया जाता है, जबकि हम बात करें पिछली स्टेज की, उसमें समायोजन नहीं था। सामाजिक नैतिकता देखो इसमें पाई जाती है और पिछली वाली स्टेज में नहीं थी। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ये तीनों अवस्थाओं में अलग अलग पाई जाएगी, स्वभाव के बारे में बात की थी। शेषावस्था में अंतर्मुखी स्वभाव था, अब बच्चों इनका बहिर्मुखी स्वभाव हो चुका है। ठीक है, बहिर्मुखी मतलब ये वाचाल प्रवृत्ति के हो जाएंगे, इनमें ये बहुत टॉकेटिव होंगे, इनको हर चीज़ को देखना, डिस्कस करना, छोटी छोटी चीज़ घर पे आके मम्मी पापा के साथ शेयर करना, ये सारी चीज़ें इनमें आएंगी। बाहर नए नए लोगों से मिलना, उनके साथ में किस तरह से बात करनी है, अपने आप को एक्सप्लेन करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आएंगी। इसीलिए इस अवस्था में स्वभाव कैसा हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, आप युंग को पढ़ोगे, युंग और जुंग एक ही नाम है, कहीं युंग मिलता है कहीं जुंग मिलता है। जब पर्सनालिटी पढ़ते हो, व्यक्तित्व पढ़ते हो, तो युंग का क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी आता है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो युंग भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण करता है, तो वो 3 तरह के व्यक्तित्व बताता है, 3 तरह की पर्सनालिटीज़ बताता है। वही इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी और एम्बीवर्ट उभयमुखी। हम वहाँ भी इनको पढ़ेंगे। ठीक है, यही चीज़ें चलेंगी, यहाँ बच्चों के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, वहाँ अडल्ट के रेफरेंस में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि इस एज में जो है बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती। अब देखो बच्चों, नकल करने की प्रवृत्ति और लास्ट में पढ़ा था दोहराने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है समझते होंगे आप इस चीज़ को, फिर मैं बताती हूँ। दोहराना मीन्स आपकी बात को एज इट इज़ रिपीट करना। ठीक है, नकल करना मीन्स जैसे मम्मी साड़ी पहनती हैं तो बच्ची भी साड़ी पहनती है, मम्मी की जैसे कॉपी करने लगती है। पापा कुछ काम कर रहे हैं, शू पॉलिश कर रहे हैं, तो बेटा भी
उठा के उसको ब्रश को और शू पॉलिश करने लगता है, मीन्स नकल करते हैं बड़ों की ये, ठीक है। तो नकल करना और दोहराना दोनों में अंतर है। दोहराने की प्रवृत्ति शेष अवस्था में होती है और नकल करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें काम प्रवृत्ति का अभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, पूछी जाती है कि इनमें से किस एज में सेक्सुअलाइजेशन काम प्रवृत्ति शून्य होती है। शेष अवस्था में पाई जाती है, किशोर अवस्था में पाई जाती है, जीरो किस में होती है, बाल्यावस्था में। दूसरा, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हर चीज़ों को कलेक्ट करते हैं ये लोग, आपने भी इस एज में की होंगी। कोई कॉइन्स इकट्ठे करता है, कुछ कार्टून्स इकट्ठे करते हैं। इस एज के बच्चों के अगर आप बैग चेक करो तो उनके बैग्स में कई सारे कार्ड्स, कलेक्शन ऑफ टॉयज़, ये सब चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि भी कलेक्शन करने की प्रवृत्ति में पाई जाती है। दूसरा है एजुकेशन बाय प्लेवे मेथड। इनको जो एजुकेशन दी जानी चाहिए प्लेवे मेथड के द्वारा एंड स्टोरी टेलिंग मेथड के द्वारा दी जानी चाहिए। अब स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है, स्टोरीज़ के थ्रू बच्चे को समझाना। देखा होगा आपने इस एज के बच्चों में जो मॉरल साइंस जो है, नैतिक विज्ञान, उसकी किताबें भी चलती हैं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए छोटी छोटी मोरल स्टोरीज़ बच्चों को सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी एज के लिए होता है। तो बच्चों ये थी बाल्यावस्था 6 से 12 साल की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की अवस्था के बारे में बात करें, किशोर अवस्था के बारे में। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।